चंदन नगर के राजा चंद्र प्रकाश के 6 बेटे थे। सभी के सभी अब जवान हो चुके थे। राजा ने अपने राज्य को 6 हिस्सों में बांटकर हर एक हिस्से की बागडोर अपने एक एक बेटे को सौंप रखी थी। सभी राजकुमार अपने अपने हिस्से में रहने वाली रियासत की प्रजा की भलाई के लिए हर काम करते थे, जबकि राजा चंद्र प्रकाश अब निश्चिंत होकर अपने राजपाट को चलाता। उसे हर तरफ से राजकुमारों की तारीफ ही सुनने को मिलती थी। वो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करता कि परमात्मा ने उसे ऐसे नेक दिल और बहादुर अक्लमंद बेटे दिए हैं। एक दिन की बात है, बैठे बैठे उसके मन में ये विचार आया कि उसके मरने के बाद कहीं राजा बनने के लिए राजकुमारों के बीच में लड़ाई ना शुरू हो जाए, क्योंकि उसे उड़ती उड़ती ये खबर मिली थी कि उसका सबसे छोटा राजकुमार अपने बड़े भाइयों से खुश नहीं था। यहाँ तक कि हर राजकुमार अपने आप को ही राजा के मरने के बाद राजा बनने का अधिकारी समझता था। छोटा भाई, जो कि बाकी सभी भाइयों में सबसे ज्यादा अक्लमंद और बहादुर था, इसीलिए राजा ने ये फैसला कर लिया कि वो अपने जिंदा रहते ही इस बात का फैसला कर देगा कि उसके मरने के बाद राजा बनने का अधिकार किसका होगा। हालांकि परंपरा के मुताबिक राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनना चाहिए था, लेकिन बाकी के बेटे अगर इस बात पर राजी नहीं हुए तो वे सभी एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। इस तरह से राजा का ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। तब राजा ने इस बारे में अपने मंत्री से सलाह करने का फैसला किया। वो मंत्री, जो कि राजा का बहुत ही विश्वसनीय था, राजा ने अपने मंत्री को अपने पास एक खुफिया कमरे में बुलाया। कुछ ही देर के बाद मंत्री ने आवाज दी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं महाराज? राजा ने कहा, आइए आइए मंत्री जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जब मंत्री अंदर आ गया तो राजा ने कहा, आओ मंत्री जी बैठो, मैंने आपसे एक बहुत ही खास सलाह लेनी थी। राजा ने अपने पास ही रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए मंत्री से कहा, तो मंत्री धन्यवाद कहता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। राजा ने कहा, मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि अपने जिंदा रहते ही मैं इस बात का फैसला कर दूं कि मेरी मौत के बाद कौन सा बेटा मेरी जगह पर राजा बनेगा, ताकि बाकी के राजकुमार उसे अपना राजा मान लें और इस बात पर किसी भी तरह का कोई झगड़ा ना हो सके। मंत्री ने कहा, हजूर, परंपरा के मुताबिक बड़े राजकुमार आपके उत्तराधिकारी बनेंगे। यही सारी दुनिया का रिवाज है कि राजा के बाद उनका सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस बात पर कोई एतराज हो सकता है। राजा ने कहा, रिवाज को छोड़ो, मैं चाहता हूं कि रिवाज से हटकर मैं इस बात का फैसला करूं ताकि मेरे राज्य की बागडोर सबसे योग्य और बहादुर राजकुमार संभाल सके। मंत्री ने कहा, महाराज, इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप सभी राजकुमारों को बुलाकर उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दें जिसे पूरा करने के लिए अक्लमंदी और बहादुरी दोनों की आवश्यकता हो। इस तरह से जो भी राजकुमार सबसे ज्यादा अक्लमंद और बहादुर होगा वही शर्त को पूरा कर सकेगा और फिर वही आपके बाद राजा बनने का अधिकारी बन जाएगा। बाकी सभी राजकुमारों को भी इस बात को मानना ही पड़ेगा। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी शर्त हो सकती है? मंत्री बोला, महाराज, ऐसी बहुत सी शर्तें हो सकती हैं, जैसे किसी दूसरे राज्य को जीतने की शर्त। नहीं मंत्री जी, हम ये नहीं चाहते। शर्त ऐसी होनी चाहिए जो सबसे अनोखी हो। तो मंत्री सोचते हुए कहने लगा, अनोखी शर्त? और फिर सोचते सोचते वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, महाराज, एक शर्त मेरे दिमाग में आई है। राजा ने खुश होते हुए पूछा, तो बताओ मंत्री जी, वो कौन सी शर्त है? मंत्री कहने लगा, महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य चांदपुर के राजा की इकलौती बेटी, जिसका नाम राजकुमारी चंदा है, वो बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ अक्लमंद और बहादुर भी है, लेकिन बचपन में ही उसे एक जादूगर उठाकर ले गया था। उस जादूगर ने राजकुमारी को अपनी बेटी बना लिया। उस जादूगर को नीला जादूगर कहते हैं, लेकिन नीले जादूगर ने राजकुमारी को इस शर्त पर वापस किया
कि वो हर महीने पूर्णमासी की रात उसके साथ ही गुजारेगी, और दूसरी शर्त ये थी कि वो जिससे चाहेगा उसके साथ राजकुमारी की शादी करवा देगा। अब क्योंकि ये नीला जादूगर बहुत ही ताकतवर है, इसलिए मजबूर होकर चांदपुर के राजा ने उसकी शर्तें मान ली। लेकिन अब पता चला है कि नीला जादूगर राजकुमारी की शादी अपने एक बदसूरत और लंगड़े भतीजे से करना चाहता है। हालांकि राजकुमारी ऐसा नहीं चाहती, इसलिए राजा ने खुफिया तरीके से ये ऐलान करवा दिया है कि जो भी आदमी राजकुमारी चंदा को नीला जादूगर से आज़ाद करवाएगा तो राजकुमारी की शादी उससे कर दी जाएगी, और वही चांदपुर का राजा भी बनेगा। इसलिए आप अपने बेटों से कह दीजिए कि जो भी राजकुमारी चंदा से शादी करने में सफल हो जाएगा वही चांदपुर राज्य के साथ साथ हमारे राज्य का राजा भी बनेगा। इस तरह से हमारी समस्या भी हल हो जाएगी। मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, बहुत ही खूब मंत्री जी, तुमने तो बड़ा ही अच्छा उपाय बताया है। मैं आज ही सारे राजकुमारों को बुलाकर ये आदेश सुना देता हूँ और इसके लिए 1 महीने का समय भी निश्चित कर देता हूँ। इसके बाद राजा ने खुश होकर अपने एक सिपाही को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि सभी राजकुमारों को ये खबर भेज दी जाए कि कल वो हमारे सामने पेश हों। अगले दिन सभी राजकुमार महाराज के सामने हाजिर हो गए। राजा ने उनके सामने अपना उत्तराधिकारी बनाने की शर्त रखी, तो 5 बड़े राजकुमारों ने इस शर्त को पूरा करने से इनकार करते हुए कहा, हम सभी अपने बड़े भाई को अपने पिता की तरह मानते हैं और उनका बड़ा भाई भी उनसे बहुत ही प्यार करता है। इसलिए हम सबको राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि हम अपने सबसे बड़े भाई को ही राजा बनते हुए देखना चाहते हैं। राजा अपने बेटों में ऐसा प्यार देखकर बहुत ही खुश हुआ। अब उसके दिल में जो भी संदेह था वो दूर हो चुका था। लेकिन अचानक उसे ये विचार आया कि सबसे छोटा राजकुमार, जिसका नाम वीरसेन था, उसने अब तक कोई बात नहीं कही थी। वो बिल्कुल चुपचाप वहां पर बैठा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, राजकुमार वीरसेन, क्या तुम अपने बड़े भाई को इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानते और जो शर्त मैंने बताई है उसे पूरा करने का इरादा रखते हो? तो राजकुमार वीरसेन ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, पिताजी महाराज, मुझे अपने बड़े भाइयों से इतना प्यार है कि जितना आज तक किसी ने अपने भाइयों से नहीं किया होगा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि अपने बड़े भाइयों के सामने आंख भी उठाकर देख सकूं। तब राजा ने खुश होते हुए कहा, लेकिन फिर तुम खामोश क्यों हो? राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं सोच रहा हूं कि राजकुमारी चंदा, जो कि इतनी मुसीबत में है, और वो जादूगर अपने बदसूरत और लंगड़े भतीजे की शादी राजकुमारी के साथ करना चाहता है। ऐसे में बेचारी राजकुमारी की सहायता करना हमारा फर्ज है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ राजकुमारी चंदा की सहायता करने के लिए मैं उस जादूगर के अत्याचारों से उसे छुटकारा दिलवाऊंगा। मैं अवश्य ही उसकी सहायता करूंगा। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर राजा इतना खुश हुआ कि वो कुर्सी से उठकर आगे बढ़ा और उसने राजकुमार वीरसेन को अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा, मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बिना किसी शर्त के एक बेसहारा राजकुमारी की सहायता करने का जो फैसला लिया है, इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर इस काम में तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। राजा ने अपने बेटे को शाबाशी दी और उसकी पीठ थपथपाई, और फिर बाकी के राजकुमारों ने भी राजकुमार वीरसेन को शाबाशी दी और सब ने अपनी तरफ से उसकी सहायता करने का वादा किया। राजकुमार वीरसेन ने कहा, मुझे आप लोगों की सहायता नहीं, बल्कि आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। मुझे विश्वास है पिताजी कि आप और सभी भाई अगर मेरे लिए जीत की प्रार्थना करेंगे तो मैं अवश्य ही सफल हो जाऊंगा। जब महारानी को इस बारे में पता चला तो उसने राजकुमार वीरसेन को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बेटे, तुमने जो फैसला लिया है मैं उससे बहुत ही खुश हूँ। क्या तुम जानते नहीं कि नीला जादूगर बहुत ही ताकतवर है। आज तक कोई भी उसे हरा नहीं पाया है। अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी।
राजकुमार ने कहा, बताइए रानी माँ, मुझे क्या करना होगा? बेटा, तुम्हें अपने नाना जी के पास जाना होगा, जो कि इस समय अपना राजपाट छोड़कर चंदन वन में जाकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। उन्हें वहां पर रहते हुए कई साल बीत चुके हैं और वो वहां पर एक साधारण इंसान का जीवन बिता रहे हैं। वहां पर कोई नहीं जानता कि वो किसी समय एक राजा थे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें नीले जादूगर को हराने का कोई ना कोई तरीका अवश्य बताएंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि वो कई वर्षों पहले इस दुनिया के सभी संबंधों और रिश्तों से मुक्त हो चुके हैं। वो जंगल में रहकर ईश्वर की भक्ति करते हैं और अपना पेट पालने के लिए वो खुद ही जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचते हैं। वो बहुत ही कम बोलते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें संदेशा भेजकर महल में बुलवा सकती हूँ। नहीं माँ, अगर वो राजपाट और महल की मोहमाया को छोड़ चुके हैं तो उन्हें महल में बुलाना ठीक नहीं रहेगा। मैं खुद उनके पास जाऊंगा। इसके बाद महारानी ने अपने बेटे को उसके बूढ़े नाना का पता बताया, जो कि एक पहाड़ी पर बनी हुई झोपड़ी में अकेले ही रहते थे। वो जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचते और फिर वहीं से खाने पीने का सामान लेकर अपनी झोपड़ी में चले आते। वो रात भर ईश्वर का भजन करते। राजा ने कई बार उन्हें खाने पीने और बाकी की सुविधाएं देने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े नाना ने हमेशा ये कहकर मना कर दिया कि मेहनत से कमाए हुए पैसों से ही अब वो अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि मुफ्त में बैठकर खाने वालों की भक्ति ईश्वर को स्वीकार नहीं होती। राजकुमार ने पूछा, तो माँ, मुझे उन्हें जंगल में ढूंढना चाहिए या फिर नगर में? माँ ने बताया, बेटा, तुम उन्हें दिन के समय जंगल में जाकर मिलो, क्योंकि रात के समय पहाड़ी पर उनकी झोपड़ी किसी को नजर नहीं आती और वो बाजार में किसी से कोई बात नहीं करते। और फिर राजकुमार जंगल में जाकर अपने बूढ़े लकड़हारे नाना से मिलने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने राजा और अपने भाइयों से मिलकर सभी का आशीर्वाद लिया और घोड़े पर सवार होकर राजमहल से निकल गया। तेजी से दौड़ता हुआ उसका घोड़ा उसे जंगल की तरफ ले गया। जंगल पहुंचते पहुंचते उसे दोपहर हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि जंगल काफी घना था, इसलिए वहां पर गर्मी नहीं थी, बल्कि अजीब सी ठंडक थी। राजकुमार ने घोड़े को एक तरफ घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद लकड़हारे नाना की तलाश में घने जंगल में दाखिल हो गया। लेकिन कई घंटों तक घूमने फिरने के बाद भी उसे बूढ़े नाना कहीं पर नजर नहीं आ रहे थे। वो पैदल चलते चलते बुरी तरह से थक चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने थकावट दूर करने के बारे में सोचा। पेड़ के नीचे लेटते ही उसे नींद आ गई और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गया। अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, राजकुमार, क्या सोने से तुम उस बेचारी राजकुमारी की सहायता कर सकोगे? ये सुनते ही राजकुमार हड़बड़ाकर जाग गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा ताकि बोलने वाले की तलाश कर सके, लेकिन वहां पर छोटे छोटे जंगली जानवरों और पक्षियों के अलावा कोई और नहीं था। राजकुमार ने सोचा, सचमुच मुझे सोना नहीं चाहिए, इस तरह से तो ये काम कभी नहीं हो सकेगा। वो उठा और एक बार फिर से अपने नाना की तलाश में घूमने लगा। घूमते घूमते वो जंगल के काफी अंदर तक चला गया। दूर से उसे लकड़ियां काटने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा और जल्दी से उस तरफ दौड़ा जिधर से ये आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वो एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचा, जहां पर उसने देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी, जिसके सिर पर पगड़ी बंधी हुई थी, वो लकड़ियां काट रहा था। राजकुमार समझ गया कि ये बूढ़े बाबा ही उसके नाना हैं। उसने आगे बढ़कर अपने नाना को प्रणाम किया और फिर उन्हें अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं राजकुमार वीरसेन हूँ, आपका नाती। सारी बात बताने के बाद उसने कहा, नाना जी, मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूँ। राजकुमार की सारी बात सुनने के बाद बूढ़े बाबा ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा इरादा तो अच्छा है, लेकिन नीला जादूगर बहुत ही ताकतवर है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। इसके साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि नीला जादूगर
एक बुरा आदमी नहीं है। वो कभी किसी को तंग नहीं करता। सिर्फ राजकुमारी चंदा उसे प्यारी लगी तो उसे अपनी बेटी बना लिया, और अब वो सचमुच उसे अपनी बेटी समझता है। इसीलिए उसकी इच्छा ये है कि वो अपने भतीजे से उसकी शादी करवा दे। राजकुमार ने कहा, लेकिन बाबा, ये भी तो एक अत्याचार है कि किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर किया जाए। बूढ़े बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये तो है, क्योंकि राजकुमारी चंदा भी ये नहीं चाहती, इसलिए सचमुच ये अत्याचार तो है। राजकुमार बोला, तो बाबा, आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं राजकुमारी को इस अत्याचार से मुक्त करवा सकूं। बेटा, मुझे मालूम है कि तुम एक बहुत ही बहादुर और अक्लमंद नौजवान हो। अगर तुम राजकुमारी को आज़ाद करवाना चाहते हो और इस काम में तुम्हें मेरी सहायता चाहिए, तो फिर ऐसा करो कि जंगल से लकड़ियां तोड़ो और उनका गट्ठड़ बनाकर सिर पर उठाओ और मेरे साथ बाजार चलो। जैसा आपका आदेश बाबा। ये कहते हुए राजकुमार ने हाथों से लकड़ियां तोड़ना शुरू कर दी। वो एक राजकुमार था, उसने कभी भी इतना सख्त काम नहीं किया था, लेकिन वो जवान और मजबूत था, इसलिए बूढ़े बाबा के इस आदेश को वो टाल ना सका। हाथों से लकड़ियां तोड़ने की वजह से उसके हाथों में जख्म आ गए थे। इन जख्मों से खून रिसने लगा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया, फिर भी वो अपने काम में लगा रहा। शाम होने तक उसने लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर तोड़ लिया था। लकड़ियों का ये ढेर बूढ़े बाबा के द्वारा तोड़ी गई लकड़ियों से कहीं ज्यादा था। हालांकि बूढ़े बाबा एक छोटी सी कुल्हाड़ी की मदद से लकड़ियां काट रहे थे। वो राजकुमार से कहने लगे, शाबाश बेटा, तुमने सचमुच बहुत ही हिम्मत का काम किया है। अब इस गट्ठड़ को उठाकर अपने सिर पर रख लो और मेरे साथ चलो। राजकुमार ने कहा, लाइए बाबा, मैं आपका गट्ठड़ भी उठा लेता हूँ। मेरा घोड़ा जंगल के बाहर बंधा हुआ है। बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं, तुम्हें सिर्फ अपना ही गट्ठड़ उठाना है, और वो भी अपने सिर पर, घोड़े पर नहीं। बूढ़े बाबा ने बड़े सख्त लहजे में ये बात कही तो राजकुमार ने कहा, जैसा आपका आदेश बाबा। और फिर राजकुमार ने वो लकड़ियों का गट्ठड़ उठाकर अपने सिर पर रख लिया। बूढ़े बाबा ने भी अपना छोटा सा गट्ठड़ अपने सिर पर रखा और फिर दोनों आगे पीछे चलते हुए नगर की तरफ रवाना हो गए। राजकुमार के सिर पर रखा हुआ वो गट्ठड़ बहुत ही भारी था, जिसके कारण राजकुमार की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। उसने जोश में आकर बहुत सारी लकड़ियां तोड़ दी थीं, इसलिए उसका वो गट्ठड़ बहुत ही बड़ा हो गया था। राजकुमार इतने लाड़ प्यार में पाला गया था। वो घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी में तो माहिर था, लेकिन इस तरह की मजदूरी उसने कभी नहीं की थी, इसलिए उसकी हालत अब खराब होती जा रही थी। पर वो एक हिम्मत वाला नौजवान था, इसलिए किसी भी तरह से उसने वो गट्ठड़ उठाए रखा। बूढ़े बाबा उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। जंगल से निकलकर वे लोग एक आबादी वाले इलाके में दाखिल हुए तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि राजकुमार वीरसेन लकड़ियां उठाए हुए हैं और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर है। लकड़ियों से भरे हुए गट्ठड़ की वजह से उसकी कमर में दर्द होने लगा था। उसकी टांगें कांप रही थी, इसलिए कई लोगों ने आगे बढ़कर राजकुमार की सहायता करनी चाहिए, लेकिन राजकुमार ने साफ मना कर दिया और फिर आखिरकार वो दोनों बाजार में पहुंच गए। राजकुमार ने लकड़ियों का वो गट्ठड़ उतारा और चैन की सांस ली। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, अब इन लकड़ियों को तुम्हें बेचना होगा। राजकुमार ने हाँ में सिर हिलाया और लकड़ियां बेचने के लिए आवाज लगाने लगा। कई ग्राहक लकड़ियां खरीदने के लिए आए, लेकिन लकड़ियां देखकर वो बिना लकड़ियां खरीदे ही वहां से चले जाते, जबकि बूढ़े बाबा का गट्ठड़ फौरन बिक गया। वो राजकुमार के पास गया और कहने लगा कि इन लकड़ियों को बेचकर तुम बाजार से एक माला खरीदकर मेरे पास पहाड़ी पर आ जाना, उसके बाद ही मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये कहने के बाद बूढ़े बाबा वहां से चले गए। अब तो राजकुमार बहुत ही परेशान हो चुका था। उसके पास जेब में बहुत सी अशर्फियां थी। वो चाहता तो एक नई माला खरीद सकता था, लेकिन बूढ़े बाबा का आदेश था कि लकड़ियां बेचकर ही उसे
माला खरीदनी है, इसलिए वो बहुत ही मजबूर था। लेकिन शाम हो चुकी थी, किसी ने भी उसकी लकड़ियां नहीं खरीदी। अब तो बाजार भी बंद होने लगा था। राजकुमार सचमुच परेशान हो गया। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी औरत लकड़ी टेकती हुई उसके नजदीक आई। उसने लकड़ियां खरीदने की इच्छा जाहिर की। राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। उसने लकड़ियों की कीमत बहुत ही कम बताई, लेकिन बुढ़िया ने कहा कि उसके पास पैसे तो है ही नहीं। ये सुनकर तो राजकुमार परेशान हो गया। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, इन लकड़ियों के बदले में मैं तुम्हें अपनी माला दे सकती हूँ। इस माला के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। सर्दी बहुत ज्यादा है, अगर लकड़ियां रात में ना जली तो मैं और मेरे बच्चे सर्दी में ठिठुर कर मर जाएंगे। राजकुमार ने खुश होते हुए कहा, अम्मा, आप मुझे माला ही दे देना और ये लकड़ियां आप ले लें। मुझे आपका सौदा मंजूर है। राजकुमार ने सोचा कि मुझे भी तो माला ही खरीदनी है, चलो नई ना सही तो पुरानी ही सही। औरत ने कहा, बेटा, तुम लकड़ियों को मेरे घर तक पहुंचा दो। मैं तो बहुत ही बूढ़ी औरत हूँ, इन्हें मैं कैसे उठा सकूंगी। बुढ़िया की ये बात सुनकर राजकुमार ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं लकड़ियां आपके घर पर पहुंचा देता हूँ। इसके बाद राजकुमार ने वो लकड़ियों का गट्ठड़ दोबारा अपने सिर पर उठाया। वो बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगा। बूढ़ी औरत चलती ही जा रही थी और राजकुमार एक बार फिर से इतना वजन उठाने के कारण बहुत ही थक चुका था। लेकिन अब वो भी मजबूर था, क्योंकि बूढ़ी औरत का घर आ ही नहीं रहा था। शहर खत्म हो गया और आखिरकार एक पहाड़ी के नजदीक उसे बुढ़िया का एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। बूढ़ी औरत ने बताया कि ये उसी का मकान है, तो राजकुमार ने चैन की सांस ली। बुढ़िया राजकुमार को अपने साथ घर के अंदर ले गई। घर के अंदर सचमुच 4 छोटे छोटे और मासूम बच्चे बैठे हुए थे, जिनके शरीर पर कपड़े ना के बराबर थे। घर की हालत भी बहुत ही खस्ता थी। बूढ़ी औरत ने कहा, ये मेरे पोते हैं और इनका बाप मर चुका है। तो उसकी बात सुनकर राजकुमार ने कहा, आप किस तरह से इनको पालती हैं? आपको चाहिए था कि आप राजा के पास जाती तो वो अवश्य ही आपको हर महीने खर्चा भेज देते। राजकुमार को उन बच्चों की हालत देखकर बड़ा ही दुख हुआ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ बेटा, अगर मैं राजा के पास जाती तो वो जरूर ऐसा करते, लेकिन मेरे आत्मसम्मान को ये मंजूर नहीं था कि मैं अपने बच्चों को किसी के दान दिए हुए पैसों से पालूं। इसलिए मैं सारा दिन मेहनत करती हूँ, कपड़ों पर फूल टांगती हूँ और फिर वो कपड़ा बेचकर रोटी का सामान लेकर आती हूँ। पिछले कई दिनों से मैं बीमार थी, इसलिए कमाई नहीं हो सकी। तब से ये बच्चे भूखे ही हैं। इसके बाद बूढ़ी अम्मा ने वहां पर रखी हुई एक पुरानी सी माला उठाई और अपने कांपते हुए हाथों से राजकुमार की तरफ बढ़ा दी। कहने लगी, बेटा, इस माला पर मैंने करोड़ों बार ईश्वर का नाम जपा है, इसलिए अगर कोई सोचे तो ये बहुत ही कीमती माला है, वरना इस पुरानी माला की बाजार में कोई कीमत नहीं है। राजकुमार ने कहा, अम्मा, ये माला तो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। ये कहते हुए राजकुमार ने वो माला अपनी जेब में डाल ली और फिर अपनी जेब में रखी हुई सोने के सिक्कों की थैली निकाली और बूढ़ी अम्मा की तरफ बढ़ा दी। उसने कहा, अम्मा, मैंने आपको माँ कहा है, इसलिए आज से आप मेरी माँ हैं और ये छोटे छोटे बच्चे मेरे भाई बहन हैं। इन सब के लिए ये छोटा सा उपहार मेरी तरफ से है। अभी तो मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, वहां से वापस आकर एक बार आपसे फिर मिलूंगा। बूढ़ी अम्मा ने सोने के सिक्कों की थैली लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब राजकुमार ने उससे बहुत ही प्रार्थना की और ये कहा कि ये दान नहीं बल्कि उपहार है, तो बूढ़ी अम्मा ने उसे स्वीकार कर लिया। राजकुमार उस बूढ़ी औरत को लेकर खुद बाजार गया। उसने बच्चों के लिए नए कपड़े और खाने पीने का ढेर सारा सामान खरीदा और सामान खुद उठाकर वापस बुढ़िया के घर तक पहुंचाया। बूढ़ी अम्मा ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए तो राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद वो बूढ़ी अम्मा से आज्ञा लेकर उस बूढ़े बाबा की झोंपड़ी की तरफ चल दिया। बूढ़े बाबा की झोंपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे अब रात हो चुकी थी।
बूढ़े बाबा ने झोंपड़ी से बाहर निकलकर राजकुमार का स्वागत किया और फिर राजकुमार ने बाबा को बीती हुई सारी घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर बूढ़े बाबा ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगा, तुम सचमुच एक बहुत ही बहादुर और नेक दिल नौजवान हो। अब तुम्हारी सफलता पर मुझे कोई शक नहीं रहा। अब ये बात भी सुन लो कि जो माला तुमने मजदूरी के बदले में उस बूढ़ी औरत से ली है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जब तक ये माला तुम्हारे पास रहेगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अपने बूढ़े नाना की बातें सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और फिर बूढ़े बाबा ने उसे दूर एक पहाड़ी के बारे में बताया, जहां पर वो नीला जादूगर रहता था। इसके बाद राजकुमार उस तरफ को चल दिया। क्योंकि उसका घोड़ा जंगल से बहुत ही दूर बंधा हुआ था, तो वो पैदल ही नीले जादूगर के ठिकाने की तरफ चल दिया। वो पूर्णमासी की रात थी और चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, इसलिए राजकुमार को रास्ता ढूंढने में कोई खास मुश्किल नहीं हुई। लेकिन वो सारा दिन मजदूरी करने और पैदल चलने की वजह से बुरी तरह से थक चुका था। इसलिए बूढ़े बाबा के द्वारा बताई हुई पहाड़ी तक पहुंचते पहुंचते वो इतना थक चुका था कि उससे एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा था। उसने आगे चलने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी हालत सचमुच बहुत ही खराब हो चुकी थी। आखिरकार वो एक कुएं के पास पहुंचकर लगभग गिर सा गया। ये कुआं बहुत ही पुराना और गहरा था। राजकुमार कुएं की मुंडेर के साथ लगकर बैठ गया और थकावट की वजह से वो वहीं पर सो गया। सोते ही उसने सपना देखा कि अचानक कुएं में से गहरे नीले रंग के धुएं का बादल निकला और फिर इस धुएं में से एक आदमी की शक्ल नजर आने लगी, जिसके बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, मूछें और बड़े बड़े नाखून थे। उसका पूरा शरीर नीले रंग का था। ठीक उसी वक्त राजकुमार के कानों में एक जोरदार आवाज गूंजी तो उसकी नींद खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। दूसरे ही पल वो ये देखकर हैरान रह गया कि जो दृश्य उसने अपने सपने में देखा था वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत में उसके सामने था। राजकुमारी एक तरफ खामोश बैठी हुई थी और वो नीले रंग का आदमी अब धुएं से निकलकर जमीन में खड़ा हो चुका था। उसकी आंखों से जैसे अंगारे धधक रहे थे। उसने अपनी भयानक आवाज में पूछा, तुम राजकुमारी चंदा को हासिल करने के लिए आए हो? तो राजकुमार ने उस नीले आदमी से, जो कि नीला जादूगर था, अपनी रौबदार आवाज में बिना डरे हुए कहा, हाँ, मैं राजकुमारी को लेने के लिए आया हूँ। तुम राजकुमारी की शादी अपने बदसूरत और लंगड़े भतीजे के साथ करना चाहते हो, इसीलिए मैं उसकी सहायता करने के लिए आया हूँ। नीला जादूगर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम जानते हो कि मेरा नाम नीला जादूगर है और मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक पल में जलाकर राख कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा नीले जादूगर, राजकुमारी को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। अच्छा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर नीले जादूगर ने एक भयानक कहकहा लगाया और फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। हालांकि राजकुमारी चुपचाप बैठी हुई थी और ये सब कुछ होते हुए देख रही थी, जैसे उसे कोई बात समझ में ही ना आ रही हो। उसकी ये हालत देखकर राजकुमार समझ गया कि नीले जादूगर ने अपने जादू के असर से राजकुमारी की ये हालत कर दी है। फिर नीला जादूगर एक मंत्र पढ़ने लगा, जबकि राजकुमार ने अपनी जेब में हाथ डालकर बूढ़ी औरत की दी हुई वो माला अपने हाथ में पकड़ ली और ईश्वर को याद करने लगा। नीले जादूगर ने जैसे ही अपना मंत्र खत्म किया और उसने अपना एक हाथ राजकुमार की तरफ बढ़ाया और उसके हाथ में से जैसे आग का एक फव्वारा सा निकला और तेजी से राजकुमार की तरफ बढ़ चला। लेकिन जैसे ही वो आग राजकुमार के शरीर से टकराई, राजकुमार को ऐसा लगा जैसे वो आग नहीं बल्कि ठंडा शीतल जल हो। दूसरे ही पल वो आग बड़ी तेजी से पलटी और उस आग के फव्वारे ने नीले जादूगर को घेर लिया। नीला जादूगर अब बुरी तरह से चीखना शुरू कर देता है। वो अपनी ही आग में जल रहा था। वो कहने लगा, बचाओ बचाओ मुझे। वो तुम्हारे पास जो माला है उसकी वजह से मेरा जादू मुझ पर ही पलट गया। सचमुच
मैं तो ये भूल ही गया था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर ईश्वर है। भगवान के लिए माला को मेरे शरीर से लगा दो, वरना ये आग मुझे जला देगी। नीला जादूगर जब इस तरह से बुरी तरह से चीखने लगा तो उसे चीखते चिल्लाते और रोते हुए देखकर राजकुमार ने कहा, पहले मुझे वचन दो कि तुम राजकुमारी को उसकी मर्जी के बगैर शादी करने के लिए मजबूर नहीं करोगे और ना ही ये शर्त रखोगे कि वो हर महीने पूर्णमासी की रात को तुम्हारे पास आएगी। नीले जादूगर ने अपनी मौत को सामने देखकर फौरन ये वचन दे दिया। राजकुमार ने आगे बढ़कर वो माला आग में लहराई तो आग एकदम शांत हो गई और नीला जादूगर तुरंत राजकुमार के पैरों में गिर गया और फिर उसने अपने वादे के मुताबिक राजकुमारी को अपने जादू से आजाद कर दिया। ये देखकर राजकुमारी खुशी से उछल पड़ी और उसने राजकुमार का बहुत ही धन्यवाद किया। इसके बाद नीला जादूगर धुएं में तब्दील होकर वापस कुएं में समा गया। राजकुमार वीरसेन राजकुमारी चंदा को साथ लेकर वापस चल दिया। कई दिनों के सफर के बाद वो राजकुमारी के साथ उसके राज्य चांदपुर में पहुंचा, जहां पर राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो बहुत ही खुश हुए और उन्हें जब ये पता चला कि राजकुमार की बहादुरी के कारण ही ये सब कुछ हुआ है तो उसने राजकुमारी चंदा से पूछा, क्यों राजकुमारी, क्या तुम राजकुमार वीरसेन से शादी करोगी? तो राजकुमारी चंदा ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद राजा ने उन दोनों की शादी का ऐलान कर दिया। फिर अगले 10 दिन तक चांदपुर राज्य में उत्सव मनाया गया और दोनों की शादी हो गई। राजकुमारी के पिता ने अपने राज्य की बागडोर राजकुमार वीरसेन के हवाले कर दी और खुद ईश्वर की भक्ति करने में लग गया। राजकुमार वीरसेन और राजकुमारी चंदा इस शादी से बहुत ही खुश थे। इसके बाद राजकुमार जब अपने पिता के पास पहुंचा तो वहां पर उसके भाई भी मौजूद थे। उन सभी ने राजकुमार की सफलता पर उसे बहुत ही बधाई दी और फिर राजकुमार वीरसेन और राजकुमारी चंदा एक साथ खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।